जय हिंद भाई लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीरियल 2026 की तैयारी की। बेसिकली ये डिस्कस करेंगे कि हम लोगों को क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है ताकि हम 2 ढाई जो महीना जो बचा है उसमें हम लोग एक्सेल कर पाएँ और अपना सीरियल प्री बेसिकली क्लियर कर पाएँ। उसके लिए मैं लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ जयंत एंड आई हैव अपीयर्ड twice in CGL exams 2024. I was not selected as I scored 333 marks and 335 is the cutoff. उसके बाद 25 का दिया मैंने। 25 में आई गॉट सेलेक्टेड एज एन ऑफिस सुपरिटेंडेंट। अभी रिजल्ट आया सीजीएल का, जो आप लोगों ने देखा ही होगा। ऑफिस सुपरिटेंडेंट 332 मार्क्स आए थे मेरे उसमें, और कंप्यूटर में 30 मार्क्स आए थे। कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स इसलिए आ गए थे क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एक्चुअली इंजीनियरिंग से है, मैंने कोडिंग वगैरह करी हुई। और काफ़ी क्वेश्चन थोड़ा डीप पूछे गए थे। थोड़ा सा तो देखा मैंने, कुछ बच्चों के काफ़ी अच्छे अच्छे नंबर आए हैं, किसी के 364 आए हैं, बट उनके कंप्यूटर में 12 मार्क्स रह गए हैं। तो मतलब थोड़ा सा तो ऐसा था कि हाँ, बेसिक सिलेबस तो नहीं था कंप्यूटर का। इतना तो मैं डेफिनेटली कहूँगा, बेसिक सिलेबस नहीं था बिल्कुल। डीप में क्वेश्चन पूछे गए थे। फॉर्चुनेटली मैंने पढ़े हुए थे क्योंकि इंजीनियरिंग में तो मुझे थोड़ा सा उसके बारे में आता था, तो मेरे नंबर 30 नंबर आ गए थे। वो बस लक की बात है कि मैंने पढ़ा हुआ था पहले से। क्योंकि बहुत लोगों ने अच्छा अच्छा स्कोर किया है, और वो कंप्यूटर की वजह से नहीं हो पाया सिलेक्शन उनका। नॉर्मली मार्क्स मेरे 32 आए हैं। इसमें मैथ में भी एवरेज स्कोर है मेरा, मतलब अच्छा स्कोर है। मतलब ऐसा एक दो क्वेश्चन मेरे गड़बड़ हुए थे बस, उसके अलावा बाकी सब सही थे। रीजनिंग में भी ऑलमोस्ट सब सही थे, एक दो क्वेश्चन गलत थे उसमें। इंग्लिश में मेरा एक क्वेश्चन गलत था, बाकी सब सही थे। 131 थे इंग्लिश में, 135 में से। जीएस एज यूजल थी भाई, तो किसी को कोई पूरी नहीं कर पाता। किसी ने कर ली हो तो बात अलग है, मैं तो नहीं कर पाता। मैंने करंट वगैरह इतना डीप में नहीं पढ़ रखा है। तो आज बेसिकली हम लोग, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ बिट लॉन्ग, तो ये 15 20 25 मिनट की होने वाली है। तो हम लोग मतलब इन डेप्थ में बात करेंगे कि हमको बस ये एक ही वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद नहीं बनाऊंगा। जिसको सुनना है सीन सुन लो कि हमारा कैसे निकला है। तो हमको, मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया है। फर्स्ट ईयर प्रिपेयर किया था, तो मैंने स्टडी लैब का कोर्स वगैरह ले लिया था, उससे पढ़ा था। बट उनके नोट्स में, मतलब पढ़ाते बहुत अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगा कि पढ़ाते नहीं है अच्छा, बट नोट्स में दम नहीं होता। अगर थ्योरी की तरह आप दे दोगे तो वो कभी याद नहीं होते। सेकेंड ईयर में मैंने जो दोबारा स्टार्ट किया, तो मैंने स्टार्टिंग में परमार सर का एफआरबी, मेरा फ्रेंड था एक शांतिदेव, उसने मुझे सजेस्ट किया था कि परमार सर का एफआरबी 2.0 देखना। तो मैंने वो देखा था, एफआरबी 2.0 देखा मैंने। उसके माइंड मैप उसमें क्या आया था, परमार सर ने माइंड मैप दे रखे थे, तो मैंने वहाँ से माइंड मैप डाउनलोड किए। माइंड मैप डाउनलोड करने के बाद वीडियो के साथ पढ़ता गया उनको, माइंड मैप्स जो जैसे जैसे पढ़ाते गए, वो जो ऐड करवाया उसी में ऐड कर लिया गया। इस तरीके से मैंने जीके का जो जीएस वाला सेक्शन होता है वो प्रिपेयर कर लिया। करंट अफेयर्स यूजुअली मैं इंडल अगस्त से देखता हूँ। तो अभी मैं आपको, चलो बात खुली गई है, तो मैं जीके जीएस से ही स्टार्ट करता हूँ, ताकि पता रहे आपको कि एक तरफ से चालू करते हैं। पहले हम जीएस डिसाइड करेंगे, फिर इंग्लिश देखेंगे, रीजनिंग देखेंगे, फिर मैथ देखेंगे। और कंप्यूटर का देखो ये होता है, कंप्यूटर मैंने 3 दिन पढ़ी थी इस वाले 25 के लिए। 3 दिन पढ़ी थी मैंने। अमन सर का 50 रुपये वाला लेक्चर ले लिया था फरमान सर से ही, सर के ऐप से। उसी से मेरा काम हो गया था। मैं आपको दिखा दूं पहले कि मेरे जो एफ आर बी 2.0 से पढ़ा है, उसमें नोट्स वगैरह किस तरीके से बनाए हैं, उनको किस तरीके से रिवाइज किया जाता है, वो सब दिखा देता हूँ आपको मैं, ताकि आपको क्लियर रहे कि कहाँ से स्टार्टिंग करनी है। और स्टार्टिंग करनी है तो उसके बाद करना क्या है, कैसे आगे बढ़ना। जैसे एफ आर बी में सारे सारे लेक्चर पढ़े हुए हैं उसमें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपका पॉलिटी पढ़ा हुआ है, इसके अलावा ज्योग्राफी भी पढ़ा हुआ है इसमें। अब तो इन्वायरमेंट के भी देने लगे हैं वो, इन्वायरमेंट के भी माइंड मैप वगैरह देने लगे हैं। हालांकि हमको ज़रूरत नहीं पड़ी इतनी, मैंने लेक्चर लेके ही काम चला लिया था। और दूसरी बात ये है कि इसमें कुछ नोट्स नहीं बनाए मैंने। ऐसा नहीं कि मैंने अपनी कोई कॉपी बनाई, उसमें मैंने कहीं लिखा या ऐसा कुछ किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सीधा माइंड मैप डाउनलोड किया। जैसे मान लो ज्योग्राफी पढ़नी है, तो ज्योग्राफी का माइंड मैप है परमार सर के, देख सकते हो कि आप, परमार सर के माइंड मैप है, लोगो बना हुआ है।
इस तरीके से लगभग इसमें 15-20 पन्ने हैं। 15-20 तो नहीं है, 1, 2, 4, 5, 6, 12 पन्ने हैं टोटल। 12 पन्ने आगे पीछे हैं, मतलब टोटल 24 पन्ने हैं इस तरीके से। तो 20 से ज़्यादा ही हैं। बट ये है कि इनको रिवाइज़ करने में बहुत आराम रहता है। अब जैसे मैं इनको कम से कम 20 बार रिवाइज़ कर चुका हूँ। कम से कम 20 बार मैं इनका रिवीजन कर चुका हूँ। तो पहली बार में ऐसा होता है कि आपको डीप में पढ़ना पड़ता है, लेकिन अगर वीडियो आप पढ़ोगे तो आपको उतना डीप में नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें वीडियो देखने से ही आपके दिमाग में घुस जाएँगी। उसके बाद क्या करना होता है कि जब आप इनको रिवाइज़ करने जाते हो, तो ऐसे नहीं है कि आपको बैठ जाना है पढ़ने की, चलो मरकरी लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है मरकरी क्लोज़ेस्ट प्लैनेट टू द सन, तो हम रट्टा मार रहे हैं इसका, नहीं। आपको पढ़ना है, स्किमिंग करते हुए निकल जाना है टेक्स्ट को बिल्कुल। बस अब आपने पढ़ लिया उसको बस। तो उसमें क्या होता है कि इस इतने जो पन्ने दिख रहे हैं आपको, 24 पन्ने यहाँ पे, इसको रिवाइज़ करने में बहुत ज़्यादा समय जाता है। ये नहीं कि आपको 2 दिन चला गया रिवाइज़ करने में इसको। इसको रिवाइज़ करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं खाली बस। छोटा भाई है मेरा, उसका भी प्रणव चतुर्वेदी, उसका भी सिलेक्शन हो गया है। वो भी ओएस ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ उसका, अभी मेरे साथ में ही हुआ है। उसके भी बढ़िया नंबर, बराबरी नंबर आए हम लोगों के दोनों के। तो उसमें हम लोग वाराणसी से सुप्रीम कोर्ट का एग्ज़ाम दे के आ रहे थे। मेरे पास बायोलॉजी का नोट्स पड़े थे। ये मेरे बायो के नोट्स हैं। 1.5 घंटे में उस बंदे ने रिवाइज़ कर लिया था इसको। 1.5 घंटे में लिटरली। ये इतने पन्ने हैं इसमें भी मतलब वही 20 पन्ने के आस-पास हैं आगे पीछे मिला के। इसको रिवाइज़ करने में भी 1.5 घंटा लगा था। उसने भी कर लिया था और रास्ते में बैठे-बैठे हमने भी कर लिया था एक बार रिवाइज़। तो इस तरीके के पतले छोटे नोट्स होने चाहिए। और राइटिंग देखिए कितनी छोटी लिखी है इसमें। पता नहीं वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर समझ में तो आ ही रहा होगा आपको बेसिकली। ये एक पेज है तो कितना डेटा है इसमें, ठीक है। ये तो जितना एक्स्ट्रा डेटा लिखा हुआ है, ये सब जो बाद में मैंने किसी वीडियो में देखा या कहीं, जैसे एफआरबी कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने जो मैराथन टाइप की सीरीज होती है ना, जो वन शॉट बैच में कभी पढ़ाते हैं या फिर आप कभी वो देखते हो, जैसे जिसमें वो वीडियो बनाते हैं प्रमाण सर, जिसमें क्वेश्चन पीवाईक्यू सीरीज जो होती है वो पढ़ते हैं। उसमें कुछ भी नया होता है तो इसी में ऐड कर लेता हूँ। ये नहीं कि कुछ अलग कॉपी बनाई उसमें कुछ किया, इसी में है जो भी है। छोटा 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 करके लिख लिया हमने। देखिए ऑलमोस्ट हर पेज में कुछ ना कुछ होगा, ऑलमोस्ट हर पेज में। जो भी करना है आपको इन 12 पन्नों में ही करना है। बायो में अगर कुछ भी है तो इस 12 पन्ने के बाहर नहीं जाना चाहिए आपका। इतना छोटा लिखो आप। यहाँ आपको डिज़ाइन नहीं बनानी है, अच्छी राइटिंग नहीं चाहिए आपको। आपको ये चाहिए कि बस जल्दी-जल्दी वीडियो, जैसे-जैसे पीआई की सीरीज़ चल रही है, वैसे-वैसे आप उसको बढ़ाते रहो। पहली बात तो मैं वीडियो देखता हूँ 1.5 पे, स्पीड में 1.5 पे। तो फटाफट लिखना है, रुकना नहीं है उसके लिए बस। तो बहुत अच्छी राइटिंग नहीं बनी है इसमें, बट इतनी है कि आपको रिवीजन आराम से हो जाएगा। ऐसी राइटिंग में लिखिए, छोटा लिखिए, सबसे बेहतर है। कोशिश करिए कि आपको इसमें पन्ना जोड़ना ना पड़े इसके बाद, इसी में काम चल जाए। तो ये देखो बायो के नोट्स हो गए, 10-12 पन्ने ये हैं। हाँ, 24, 10-12 पन्ने मतलब एक पेज ऐसे बोलो, इसको एक पेज अगर बोलो तो 10-12 पन्ने ये हैं। ज्योग्राफी रिवाइज करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट बायो वगैरह बहुत इजीली, बहुत कम पन्नों की है तो बहुत इजीली रिवाइज हो जाती है। ये देखो इकोनॉमिक्स है, 5 ईयर प्लान, ये पन्ना है। 5 ईयर प्लान के बारे में सब कुछ है इसमें। अब इस पन्ने से बाहर नहीं जाना मुझे 5 ईयर प्लान पढ़ने के लिए। मुझे कोई आधे घंटे का वीडियो लेक्चर नहीं देखना है। ये पन्ना रिवाइज करने में 10 मिनट लगता है। और सीजीएल ऐसा ऐसा गेम नहीं है सीजीएल की आप बैठ कर एक एक घंटे की वीडियो देख रहे हैं छोटे छोटे टॉपिक्स की। डीपीएसपी पढ़ रहे हैं तो 1 घंटे का वीडियो डीपीएसपी का देख रहे हैं, नहीं भैया, 10 मिनट का टॉपिक है। 10 मिनट में ही खत्म करना है उसको। जिस टॉपिक की जितनी हैसियत है उसको उतना ही समय दिया जाना चाहिए। इस टॉपिक की 10 मिनट की हैसियत है, तो मैं उसको आधे घंटे का वीडियो देख के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा अपना। 20 मिनट में रेस्ट कर लूंगा, मेरा ब्रेन भी रिस्टार्ट हो जाएगा थोड़ा। दोबारा पढ़ने का आपको वीडियो थोड़ा सा टिल्टेड आ रही होगी तो उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि मेरे पास अभी कोई प्रोफेशनल कैमरा नहीं है, मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो भी फ्रंट कैमरे से, ठीक है। तो इस तरीके से छोटा छोटा लिख के सब कुछ इसी इसी पेज में है, ठीक है। इसी तरीके से देखो नई स्कीम्स वगैरह आती हैं तो मैंने स्कीम भी इकोनॉमी के में लिख ली हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट स्कीम थी सब इसी में है, कुछ बाहर नहीं, मतलब कोई तीसरा पेज नहीं डाला मैंने उसमें। कर्व्स वगैरह आए, जैसे
जब आप एफआरबी पढ़ोगे तो उसमें कर्व्स पढ़ाएंगे, कर्व्स के बारे में बहुत ज़्यादा इसमें लिखा नहीं है नोट्स में, तो मैंने अलग से ऐड कर लिया है शॉर्टकट बना के कि किस में किस कर्व में क्या होता है। वो तो जब एफआरबी पढ़ोगे तो आपको टॉपिक समझ में आएंगे। आप मेरी तरीके से भी नोट बना सकते हो। देने को मैं अपने नोट्स दे सकता हूँ आपको, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा उसमें आपका। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप एफआरबी पढ़ें 2.0। जब 2.0 ख़त्म कर लें, सारे माइंड मैप डाउनलोड कर लिए, जितना एक्स्ट्रा लिखा है लिख लिया, उसके बाद देखो करना क्या है, एक दिन में आपको एक सब्जेक्ट के दो लेक्चर कम से कम लेने हैं, ठीक है। और जब ये सारे वीडियो के एफआरबी में बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं है, ऐसा नहीं है कि 200 वीडियो पढ़े हों एक एक लेक्चर एक एक सब्जेक्ट के, ऐसा कुछ नहीं है। 15-20 10-10 वीडियो होंगे मुश्किल से, जल्दी जल्दी ख़त्म कर देना है उनको पढ़ के, ठीक है। ताकि एक बार आपके दिमाग में सेव हो जाए खाली बस चीज़ मोटी मोटी। ज़रूरी नहीं है कि आपको याद ही हो जाए एक बार में, वो एक बार में कुछ याद नहीं होता, होगा भी तो भूल जाओगे रट्टा मारोगे तो, ठीक है। तो वो गलती ना करो। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको पीवाईक्यू सीरीज पे चले जाना है। उसके वो भी लेटेस्ट वाली जो अभी आई होगी, या फिर आपको जो अभी आंसर की आई होगी उसमें क्वेश्चन पूछे गए होंगे, वो क्वेश्चन देख लेने हैं। जो एक्स्ट्रा हो, जिस सब्जेक्ट का हो उसमें नोट कर लेना है, नोट्स में ही। कोशिश करिए छोटा छोटा लिखिए। क्वालिटी देखिए इस तरीके से, क्वालिटी है इसी इसमें देखो सब कुछ लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में हल्का सा लिखा भी है, तो यहीं भी लिख दिया मैंने कि रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। इसी तरीके से आपको लिखने हैं, ठीक है। उसी में हाईलाइट कर लो, जो भी है उसी में ऐड कर लो, जितना जितना पॉसिबल हो सेम उसी में ऐड कर लो। अब पॉलिटी के नोट्स में क्या था कि इनके नोट्स में स्टेट के बारे में ज़्यादा लिखा नहीं था, और पंचायत के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा नहीं था, तो ठीक है। एसडीजीज वगैरह भी मैंने इसी में नोट कर लिए हैं। देखिए एसडीजी लिखा हुआ छोटा सा, तो देखो इसी में नोट है ये। कोई फालतू वो नहीं, जगह नहीं देनी। ये पंचायत के लिखे हैं, यहाँ से यहाँ तक बस पंचायत लिखी, ख़त्म। इसके बाहर आता भी नहीं है, पूछते भी नहीं हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लॉज वगैरह हैं, जैसे आर्टिकल वगैरह थे, जैसे आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 बहुत कंफ्यूजिंग हैं। आप अब इनकी मोटी मोटी हेडिंग सबको पता होती है कि राइट टू इक्वालिटी है, और क्या बोलते हैं ठीक है, और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट जॉब वगैरह में 16 में होता है। बट इनके प्रोविज़न जो अंदर वाले होते हैं ना, वो एक तो इनके नोट्स में लिखे नहीं हैं। तो बेसिकली ये है कि आपको पीछे लिख लेना है, छोटा छोटा लिखना है। इनके बारे में ऐसे नहीं लिखना है आपको, आपको ऐसे लिखना है ताकि आपको रिवाइज आराम से हो जाए, ठीक है। इतने इतने में लिख लिया मैंने। रिवीजन करने में बहुत कम टाइम जाता है, और सिर्फ इंपॉर्टेंट कीवर्ड आपके इसमें लिखे होने चाहिए। कोई फालतू का लंबी लंबी लाइनें नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। स्पेशल मैरिज एक्ट वगैरह है, इसी में लिख दिया मैंने। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है, ये हिस्ट्री के नोट्स हैं। अब इसको मैं बार बार डिस्कस नहीं करूँगा, खोल खोल के एक ही तरीके से लिखे हुए हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर, और ये कर लिया। इससे क्या हुआ आपका जनरल साइंस, और आपका फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए क्या था, फिजिक्स केमिस्ट्री नोट्स नहीं थे इसमें। एफ आर बी 2.0 में माइंड मैप नहीं पढ़े हैं। तो मैंने एक कॉपी ली थी, ये मेरी कॉपी है। 2 साल किसी ने साथ दिया है, जो भी फालतू का लिखना था जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री है, सब इसी में है। और दिखाता हूँ कैसे लिखा है, ताकि आपको भी थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाए। बाकी बाद में तो आपको देखो लिखना खुद ही है, और अपना थोड़ा सा टिंट डालोगे आप अपने नोट्स में, तो आपको याद करने में बड़ा आराम रहेगा। हर आदमी का कैरेक्टर होता है ना, कुछ अपनी तरीके से लिखता है इंसान, तो आप उसको उसी तरीके से लिखो। हालत जो है उसकी थोड़ी ख़राब है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई है। ये केमिस्ट्री है, हेडिंग देख पा रहे हैं, केमिस्ट्री। एक पेज में बीच में लाइन खींचनी है। लेक्चर देखा, यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लिया, लेक्चर देखा, यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लिया। एक पन्ना, ये दूसरा पन्ना, ये तीसरा पन्ना। तीसरे पन्ने में कुछ है नहीं, बस आगे की तरफ है, बस पीछे केमिस्ट्री खत्म। हो गई केमिस्ट्री। रिवाइज करने में इसको कम से कम लगेगा 1.5 घंटा, या मैक्सिमम 2.5 घंटा, बस इससे ज़्यादा टाइम लगेगा रिवाइज करने में। और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे हैं इसमें। ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जाम से बाहर, अब देखो कुछ बाहर से पूछेगा अगर, तो कोई नहीं कर पाएगा, फिर मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए समझना, समझने में टाइम पूरा देना है।
बट समझने के बाद आपको नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बड़ा-बड़ा लिखना है, ये सब नहीं करना है। सबसे ज़्यादा आपकी टाइम वेस्ट, एक तो मोटे नोट बनाओगे तो रिवाइज़ नहीं करने का मन ही नहीं करेगा, पहली बात ये। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मोटे नोट्स बनाने ही नहीं है। फिज़िक्स दिखा देता हूँ एक बार, आइडिया लग जाएगा उसका। ये फिज़िक्स है, एक पेज, दूसरा पेज, ठीक है? ये बायो के लिख लिए थे, हालाँकि ज़रूरत नहीं, इनको मैंने लिखने के बाद कभी दोबारा रिवाइज़ नहीं किया, क्योंकि मैंने जो एक्स्ट्रा पॉइंट थे उसमें मैंने अपने नोट्स में लिख दिए थे, तो दोबारा कभी मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया। फिज़िक्स इसी में ख़त्म हो गई मेरी, एक पेज ये वाला और एक ये वाला। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने पढ़ा नहीं है सब कुछ, कुछ सिलेबस छोड़ दिया है, पर जो चीज़ें समझने वाली थी वो समझ ली हैं। और समझने के बाद फिर उनको मैंने कहीं और लिखा नहीं है, फ़ॉर्मूले-वॉर्मूले थे 2-3 वो मैंने लिख लिए थे, ठीक है? बाकी मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिकल वगैरह के जो रजिस्टर वगैरह फ़ॉर्मूले तो वो सब नहीं लिखता हूँ। मतलब मुझे दिमाग में याद है, मुझे तो उसकी ज़रूरत नहीं है। वो लिखना है आपको खाली जो याद नहीं रहता है, जो याद है और दिमाग में बसा हुआ है, उसको लिख के समय, ना अपना समय खराब करना है, ना रिफिल खराब करनी है, ना कॉपी में पन्ने पन्ने खराब करने हैं। रिवाइज करने में टाइम वेस्ट होगा अगर ऐसी चीज़ें लिखोगे तो, ठीक है? बाकी देखो मोस्टली ये कॉपी खाली है मेरी, काफ़ी पन्ने इसमें ऐसे हैं जो आगे के तो देख रहे हो, इंग्लिश इंग्लिश लिख ली थी, पर बाद में समझ में आया कि वो भी किसी काम की नहीं। इंग्लिश का भी दिखा दूंगा, नोट्स पढ़े होंगे तो। मैंने रानी मैम की 60 रूल्स ऑफ ग्रामर उठा के पीडीएफ पढ़ी थी, तो पीडीएफ डाउनलोड कर ली थी मैंने, पता नहीं कहीं टेलीग्राम वेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर ली थी मैंने 60 रूल्स ऑफ ग्रामर की। और मेरे छोटे भाई ने बताया था कि उसी की जो 60 रूल्स ऑफ ग्रामर की वीडियो है, नई वाली जो वीडियो है, जो 2 पॉइंट सेकंड आया है 60 रूल्स ऑफ ग्रामर का, दूसरा वीडियो आया है, वो 2 पार्ट में है, 11-11 घंटे की। आपको क्या करना है, एग्ज़ाम के से पहले, करीब 15-20 दिन पहले, 20 दिन मान लो, 20 दिन पहले से आपको उस वीडियो को 1-1 घंटे देखते जाना है। तो एग्ज़ाम आते-आते वो 2 बार, आपकी 2 बार कम से कम वो वीडियो रिवाइज़ हो जानी चाहिए। तो उससे आपको ग्रामर का पोर्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी जुगाड़ बताऊँगा कि और डेली रिवाइज़ करने का तरीका क्या होता है। मैं पहले मैथ पे आता हूँ, जैसे मैथ की बात हुई थी। मैथ देखो, ये देखो नोट्स हैं मेरे मैथ के, देख, ये नोट्स हैं मैथ के। ये स्टार्टिंग में क्वेश्चन बहुत परेशान करते थे, तो मैंने डायरेक्ट उसका आंसर ही याद कर लिया। ऐसा नहीं मैं करना नहीं आता, करना आता है मुझे, लेकिन क्वेश्चन देखते ही आंसर मार्क कर देता हूँ। जब 100 बार लगा चुका हूँ तो दोबारा क्यों करूँ फालतू में। इस तरीके से मैंने ट्रिपलेट लिख रखे हैं अपने। ये ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों में ये ट्रिपलेट आते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे नोट बनाने हैं आपको। अब मैथ के नोट क्या है कि मैथ में फॉर्मूले काफ़ी सारे हैं, कम फॉर्मूले नहीं है। और बात ये है, इसमें फॉर्मूले नहीं, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिख रखे हैं। जैसे एक एक नोट मेरा ये है मैथ का, और दूसरा ये है। और इसके पन्ने कम भरे हैं, ज़्यादा नहीं भरे हैं, बट इसमें सारी वाली चीज़ें हैं, मेंसुरेशन वगैरह, 2D 3D सब इसमें है। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखे हैं। किसी बुक से रिवाइज नहीं करता हूँ, अपने नोट से रिवाइज करता हूँ। बात ये है कि आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी भी बनती है उससे। ये कभी कभी आपको देखा ना, उस पन्ने में लिखा था, याद आता कि उस पन्ने में ऊपर की साइड लिखा था, वो वाला फॉर्मूला था, तो वो फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाती है। फिर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना आप, ट्रिग्नोमेट्री के, ये मैंने अपने मन से बना रखे हैं। ये अपने एच बराबर मान लीजिए ये 30-60 का होगा, या फिर 45-30 का होगा, तो मैंने 3 केस बना लिए हैं, इनके फॉर्मूले बना लिए हैं। अब मैं जब क्वेश्चन देखता हूँ तो मुझे कुछ सॉल्व नहीं करना होता है, मैंने अपने फॉर्मूले में लिखता हूँ, एक बार में आंसर आ जाता है। और कभी कभी होता है कि जब ये 45-30 वाला आया तो मुझे लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, मुझे पता है कि इसका आंसर यही आएगा। जैसे मान लो अगर ये वैल्यू के है, ये वाली डिस्टेंस अगर के है, तो मुझे इसका आंसर पता है कि ये k/2√3+1 आएगा आंसर। तो मैं डायरेक्ट आंसर मार के आगे बढ़ जाता हूँ, कभी गलत नहीं आता है मेरा। कोई टीचर कह दे कि ये फॉर्मूला गलत है तो बता दे, मुझे बता देना कहीं से पूछ के, अगर कोई प्रूफ कर पाओ तो ये देखो फॉर्मूले देख लो, डायरेक्ट आंसर है। बस के अगर पता है आपको, और एच पूछा है या एक्स पूछा है, डायरेक्ट वैल्यू है, के की जगह वो के की वैल्यू रख दो, खत्म, तुरंत ऐसे खत्म। कोई 30 सेकंड नहीं देने हैं, 5 सेकंड गेम ओवर। इस तरीके से आपको बना लेने हैं।
लेकिन मेक श्योर कि अगर आप कुछ बना रहे हो अपनी आप से, तो या तो अपने किसी सीनियर से चेक करा लो, या कम से कम उसको 20-30 क्वेश्चन में लगा के अप्लाई करके देख लो, ऐसा कोई फॉर्मूला बना रहे हो कि वो हर केस को, हर सिनेरियो को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ब्लंडर नहीं करना है, ठीक है? फालतू कुछ नंबर दान में दे के नहीं आने। नहीं हो पा रहा तुमसे भैया, तो तुम नॉर्मल तरीके से करो, जैसे गगन सर या अभिनय सर, तमाम टीचर हैं यार, वो पढ़ाते हैं, उनके तरीके देख लो, वो रट लो। ठीक। तुम देखो, अल्टीमेट एम ये है कि तुमको आ जाना चाहिए। अपने तरीके से आता है या किसी और तरीके से आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको अपना गोल अचीव करना है, हमको फालतू का वो अपने आप को मैथ का साइंटिस्ट नहीं दिखाना है। ये देखो, ठीक है, इस तरीके से आपको एक पन्ना लेना है, इसमें 10 पन्ने हैं, बीच में लाइन है सब हर पन्ने में, फॉर्मूले लिखे हैं, रिवाइज करने में आराम रहता है। अब ये हैं दो, इतने थोड़ा मोटा हो जाता है, तो इसको रिवाइज करने में मुझे कम से कम 6 घंटा लगता है रिवाइज करने में इसको। लेकिन 6 घंटे मुझे मैथ के सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाते हैं। ठीक है। और तो प्रैक्टिस के लिए मैं दिखा देता हूँ कि मैंने क्वेश्चंस नोट कर रखे हैं मैथ के, जो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो मुझे प्री के टाइम पे मिले थे या मेंस के टाइम में करते मिले थे, जिनको मैं एग्ज़ाम के पहले रिवाइज कर लेता हूँ। ठीक है। इस तरीके से सब रनिंग हैंड राइटिंग में है, सब रनिंग, सब शॉर्टकट हैं। रनिंग हैंड राइटिंग, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, इतना टाइम देना है कि जब आप दोबारा पढ़ रहे हो तो आपको अब बस रिवाइज कर पाओ। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, अरे अच्छा लिख लेंगे तो पढ़ने में आराम रहेगा, कुछ नहीं, कोई आराम आराम नहीं होता। अपने आप को पागल मत बनाओ, शॉर्टकट लिखो। क्वेश्चन भी लिखे हैं तो ऐसा नहीं कि मैंने पूरा पूरा छाप दिया है क्वेश्चन, क्वेश्चन में बस जितना इंपॉर्टेंट था, जो क्रूशियल होता है क्वेश्चन समझने के लिए, बस वही लिखा है, बाकी कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, मैं दिखा दूँ। मैंने भूतेश सर से पढ़ा है मैथ में, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मुझे, मुझे उनकी पढ़ाई समझ में आती है, मुझे गगन सर की पढ़ाई भी समझ में आती है। ठीक है, बस ये है कि भूतेश सर थोड़ा समय कम बर्बाद करते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ गगन सर समय बर्बाद करते हैं, पर ये है, अपनी अपनी चॉइस होती है भाई, देखो टीचर दोनों एक नंबर के हैं। इस तरीके से देखो, ये सब भी बीच बीच में एक दो बार देख लेता था कि 103 का क्यूब क्या होता है। बात ये है कि इसमें 106 का जो क्यूब होता है ना, ये 106 का क्यूब होता है 11911016, ये बार बार पूछा जाता है, ये बार बार पूछा जाता है। 103 वाला भी पूछा गया एक दो बार, लेकिन मॉक में पूछा गया, कभी एग्जाम में नहीं आया। बट ये 106 वाला पूछा जाता है बार बार। तो मेक श्योर ये कि आप कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा स्क्वायर स्क्वायर याद कर लीजिए। मैथ का क्या है, देखो मैथ का कॉन्सेप्ट क्या है, मैथ में तुमको 40 तक स्क्वायर आने चाहिए, रटे होने चाहिए, अभी कोई पूछ ले तुरंत ला सकता हूँ मैं। ठीक है। 50 से पहले वाले, 50 के बाद के स्क्वायर निकालने आने चाहिए, इनकी ट्रिक होती है, 100 वाले की भी ट्रिक होती है। ट्रिक याद कर लोगे आप, आराम से निकाल लोगे, 100 के आगे के भी 100 के पहले के भी निकाल के ले जाओगे। ठीक है। बट ये है कि 40 तक तो रटे होने चाहिए, और क्यूब में भी 30 तक क्यूब रटे होने चाहिए, इसमें कोई रियायत नहीं है भाई। ट्रिपलेट रटने में कोई रियायत नहीं है, नहीं रटोगे नंबर नहीं आएंगे, कैलकुलेशन तेज नहीं होएगी। और कैलकुलेशन तेज करने के लिए भी आपको ऐसा नहीं करना, कैलकुलेशन के लिए कोई खास ध्यान देना पड़ेगा। सुबह उठो, सबसे पहले 15 मिनट का कोई भी मैथ ऐप डाउनलोड कर लो, कैलकुलेशन वाला ऐप तमाम पड़े हैं, फ्री पड़े हैं, ठीक है, डाउनलोड कर लो, 15 मिनट लगाओ कैलकुलेशन मात्र। 10 क्वेश्चन एडिशन, 10 क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन, 10 क्वेश्चन मल्टीप्लाई, 10 डिवाइड। अब लगे एडिशन तो कर ही लेते हैं हम, कर सब लेते हैं भैया। ऐसा नहीं है कि मेंस के एग्जाम में कोई बच्चा ऐसा बैठा होगा जो क्वेश्चन कर नहीं पा रहा हो, कर पाता है, बट टाइम पे करना इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको क्या करना है, जब आप डेली 15 मिनट एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है करने की। ठीक है, आई बात समझ में? तो वो चीज़ करनी है, स्पीड बढ़ाने के लिए आपको करना है, और ये नहीं करना है कि आप बस कर रहे हो। आप देखो कि जब ये क्वेश्चन मैंने जो 15 मिनट में करने थे, 40 क्वेश्चन जो बताए मैंने, तो 10 सम, 10 मतलब सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन गुणा भाग, ठीक है, 40 क्वेश्चन होते हैं, 15-20 मिनट का टाइम जितना भी तुमको लगे ले लो। लेकिन पिछले वाले दिन से तेज होना चाहिए, अगर 2 सेकंड भी तेज है तो बढ़िया जा रहे हो, फिर धीमा नहीं होना चाहिए। ठीक। अब क्वेश्चन बीच में कठिन आ जाते हैं तो उतनी रियायत दो अपने आप को भी, लेकिन कोशिश यही करो कि भैया जल्दी से जल्दी खत्म हो, कल पिछले वाले दिन से अच्छा टाइम रहे, आपका टाइमिंग अच्छी रहे पिछले वाले दिन से।
बाकी प्रोबेबिलिटी पढ़ लेना भाई, प्रोबेबिलिटी का इम्पोर्टेंस बढ़ चुकी है। नहीं, मैथ को बता दिया मैंने सारा। अब मैं इंग्लिश पे आऊँगा, पहले इंग्लिश बताऊँगा, उसके बाद आगे देखेंगे। इंग्लिश के नोट्स दिखा देता हूँ। सब लोग दिखाते हैं नोट्स अपने पर, मेरे को क्या है, कौन सा दोबारा करना है। मेरी तो एज हो चुकी है, मेरा 2 अटेम्प्ट मिले थे मुझे 28 वाले में। 29 की एज में पहली बार फॉर्म भरा था, 30 की एज में दूसरा फॉर्म था। 2 अटेम्प्ट मिले मुझे, सिलेक्शन हो गया मेरा। अब मैं दोबारा बैठ नहीं सकता एसएससी में। तो हमको अपने नोट दिखाने खाने में या ऐसा कुछ भी करने में हमको वैसे भी कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश के नोट्स हैं, पन्ने देख लो कितने हैं। 1 2 3 4, 4 पन्ने हैं। 60 रूल्स ऑफ ग्रामर हैं। देखो, ये एक नंबर चालू है यहाँ पे रूल 1 से, ये आखिरी है। जो भी नया आता है इसी में ऐड हो जाता है। ऐसे भी बढ़िया तरीका बताऊंगा। ये 4 पन्ने रिवाइज करने में मुश्किल से 1.5 घंटा लगता है इंग्लिश रिवाइज करने में। 60 रूल्स ऑफ ग्रामर, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रूल्स हैं वो इतने में है बस। बाकी देखो, नियम तो बहुत सारे होते हैं बट सब नहीं पूछे जाते। जो पूछे जाते हैं कंसाइज होना चाहिए आपके पास रखा हुआ हो। और बाकी देखो, मैंने ये सब परमार सर के डाउनलोड कर लिए थे, बट मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा ये सब करना। ये देखो, इनको पढ़ा भी नहीं था, तो अब नोट्स की हालत देख के बता सकते हैं कि ये पढ़े नहीं गए हैं, क्योंकि ये इतने चिकने साफ सुथरे रखे हैं। अब यहाँ थोड़ा बहुत लिख दिया बट उसको माइंड ना कर, पढ़े नहीं मैंने। ये भी वही है, ये भी नहीं पढ़ेगा। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। इंग्लिश के नोट्स दिखा दिए मैंने। अब इंग्लिश में, अभी तो ये तो ग्रामर वाला सेक्शन था, अब मैं बात करूँगा वोकेबलरी के बारे में। और परमार सर की बुक के बारे में बात करेंगे। मुझे लगे वो सबसे आखिरी में करेंगे। कोई प्रमोशन नहीं है वो, मैं उसको उसकी बेइज्जती करूँगा, बट मैं एक चीज़ बताऊँगा कि आपके पास अपने बने हुए नोट्स क्यों होने ज़रूरी हैं। अभी फ़िलहाल इंग्लिश देखो, ये इंग्लिश की है वोकेबलरी है, ब्लैक बुक। अब इसमें इसकी भी हालत थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि दबा के पढ़ाई करी गई है इस पे, इस तरीके से। इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, जिसने भी खरीदी है उसने देखी होगी। और अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं तो पहले दिन खरीद लेना। ये देखो, कोई नया वर्ड मिला और देखो इसी में ऐड है। कोई नया ऐसा रूल वगैरह दिखता था तो मैं यहीं लिख लेता था अपने ऊपर, जो नीचे जगह बचती है मैं रूल वगैरह लिख लेता हूँ। 60 रूल ऑफ ग्रामर भी लिखे हैं इसमें मेरे पास। उसमें हेडिंग नहीं पड़ी है कि ये रूल 1 है रूल 2 है, बट पढ़े हैं, लिखे सब हैं। ठीक है, कुछ भी आपको नए वर्ड मिलते हैं तो आपने इसी में ऐड कर लिया है। इसमें क्या, इसको कैसे पढ़ना है। इसको बेसिकली पढ़ने का तरीका ये होता है कि एक दिन में आपको 4 पेज, मतलब कम से कम 100 वन वर्ड सॉल्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको करने हैं। और 100 लगभग इसमें क्या होता है कि 4 पन्ने में आते हैं। अगर यहाँ से चालू करूँगा मैं, देखो 1 से चालू किया, यहाँ 46 है, ठीक है, ये 85 है। एक दिन में मैं 4 पन्ने खत्म करूँगा। अब ये 85, यहाँ पे 85 नहीं है, ये जो फालतू नोट कर रखे हैं ना ऊपर नीचे, इनको जोड़ोगे तो 100 के पार चला जाएगा ये। तो आपके 100 वन वर्ड डेली रिवाइज हो रहे हैं आराम से इसमें। और आपको क्या करना है स्टार्टिंग से ही, रानी मैम की 60 रूल ऑफ ग्रामर की जो पीडीएफ आपने निकाली है 3-4 पन्ने की, वो उसमें से रूल नंबर 1 यहाँ डालना है, रूल नंबर 1 ऊपर छोटा सा, और यहाँ नोट कर लेना है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। नीचे डालना है रूल नंबर 2। मैंने क्या किया, मैंने स्टार्टिंग में, मुझे ये दिमाग में नहीं आया था, ये बहुत आखिरी में आया, मैंने तो कन्वर्ट के आखिरी वाले पोर्शन में लिखे हुए हैं, हर जगह नहीं लिखे, स्टार्टिंग में नहीं लिखे। यहाँ डालना है रूल नंबर 2, यहाँ लिख लेना है रूल नंबर 3, रूल नंबर 4। ठीक है, इस और सेम इस पर पिछले पल्ले में होगा। एक दिन में आप 4 पन्ने पढ़ोगे, एक दिन में आप 8 ग्रामर के रूल रिवाइज कर लोगे, 100 OWS के अलावा। और ये जब आप उठो, सुबह उठो, चाय पियो, 15 मिनट कैलकुलेशन लगाओ, कैलकुलेशन के जस्ट बाद आपको इंग्लिश में कूदना है, सीधे ये करना है। आपके 100 वन वर्ड खत्म हो गए, आपके 8 ग्रामर के रूल रिवाइज हो गए सुबह सुबह। ठीक है, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है ये देखो, बताता हूँ। उसके बाद आपको आ जाना है सीधे सिनोनिम एंटोनिम पे। देखो, अब लोग तो, क्योंकि मेरा भाई छोटा रिवाइज करता है, वो कहता है इंपॉर्टेंट है, तो मैंने भी कर लिए थे।
हालाँकि इधर वाली किताब में आपको कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं दिखेगा कि मैंने कुछ लिखा हो। मैंने बस जो लिखे थे, उन्हीं में भी जो उनको रिवाइज़ किया, जो मुझे वहाँ से पहले ओडब्ल्यू से जितने मुझे आते गए, उनको मैंने दोबारा मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया इस पे, क्योंकि जब आप वन वर्ड सॉल्यूशन अच्छे से स्ट्रॉन्ग पकड़ हो जाती है आपकी उसमें, तो ये बहुत आराम से हो जाते हैं। तो जब मैं रिवाइज़ करता था ना, सिर्फ़ जो मुझे सिर्फ़ नहीं आते थे, जब रिवीज़न के टाइम पे जो मुझे याद नहीं रहते थे, उसमें मैं मार्किंग लगा लेता था इसे, चाहे आप पेन से निशान लगा लो। तो जब मैं दोबारा पढ़ने आता था वन ये सिनोनिम, तो मैं सिर्फ़ उन्हीं को पढ़ता था जो मुझे नहीं आए थे पिछली बार। सारे नहीं पढ़ता था, इतना समय नहीं, 1 घंटे में इतना नहीं कर पाओगे। और टारगेट ये होता है कि 1 घंटे में आपको इंग्लिश खत्म करनी होती है सुबह वाली, ठीक है? 1 घंटा 15 मिनट में आपकी मैथ्स और इंग्लिश निपट जाती है। अगर आपसे 2 घंटे भी लग रहे हैं स्टार्टिंग में, कोई दिक्कत नहीं है, लगा दो। महीने भर महीने भर में जब आप कर लोगे, तो फिर वो अपने आप होने लग जाता है इस तरीके से। सिर्फ़ जिनमें मार्किंग है ना, बस वही रिवाइज़ करें हैं, सब नहीं करे। यही चीज़ आपको वन वर्ड सॉल्यूशन करनी है, जो अगर आप 1 2-3 बार आप जब पूरा कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आपको जो नहीं आ रहे हैं सिर्फ़ उतने ही रिवाइज़ करने हैं, सब नहीं करना। और यही स्ट्रैटेजी 2024 के रैंक 1 ने बताई थी मुझे। वहाँ से मैंने, वो बंदा रैंक 1 था, मुझे नाम नहीं याद है। उसने बताई थी, उनकी स्ट्रैटेजी कॉपी करी मैंने, काम करती है। ठीक है? सिनोनिम में इसी तरीके से आपको एंटोनिम भी कर लेने हैं, ठीक है? जोश-जोश में मैंने ये भी कर लिए थे थोड़े बहुत, बट कोई नीड नहीं होती इनकी। इस तरीके से आपको ग्रामर आपकी इसी में आ जाएगी, क्योंकि आप रूल इसी में लिख लोगे, वन वर्ड इसी में हो जाए, वोकैबुलरी इसी में खत्म हो जाएगी, ग्रामर इसी में खत्म हो जाएगी। सब कुछ इसी किताब में करना है, ताकि जब आप रिवाइज़ करो डेली, तो इसी में रिवाइज़ होता रहे। और इसका रिवीजन परमानेंट चलेगा। अगर 2 महीने बाद सीजियल होता है, ढाई महीने बाद सीजियल होता है, तो ढाई महीने तक लगातार आप उसको सुबह पढ़ोगे, ढाई महीने तक लगातार कैलकुलेशन करोगे, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। संडे वनडे कुछ नहीं होता है यहाँ पे, डेली करना है। डेली करोगे, सारे वन वर्ड रट जाएंगे, एग्जाम में दिखेगा, तुरंत मार्क करोगे, आगे बढ़ जाओगे, समय कम वेस्ट करोगे अपना। और प्री में सब कंबाइंड होता है, 12 मिनट में इंग्लिश इसी खत्म होती है, जब आपको एकदम रटी होती है बढ़िया अच्छे से सब कुछ, ठीक है? तो मैंने समझा दिया कि किसका किसका हो गया। जीके जीएस हो गई, मैथ हो गई, इंग्लिश हो गई। इस तरीके से जैसे मैंने बताया, वैसे पढ़ोगे तो तुम्हारा टाइम कम वेस्ट होगा भाई। और सीरियल में गेम सब टाइम का ही होता है, कितनी जल्दी आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हो, कितनी जल्दी आप उसमें आंसर बना के आगे, कितना टाइम आप बचा ले रहे हो। टाइम बचाने में ब्लंडर नहीं करने हैं, लेकिन कोशिश ये करना है कि 50 मिनट में आपका एग्जाम खत्म हो जाए, ताकि 10 मिनट जो बाकी बचते हैं, वो क्वेश्चन जो आपको नहीं आए हैं, वो आप कर पाओ। ठीक, जिस प्रकार का पेपर आता है आप कर सकते हो। मेरे 155 समथिंग रॉ स्कोर आया था इस बार। अब पता नहीं उसको पढ़ने के बाद कितना हुआ था, मुझे नहीं पता। मेरी टफेस्ट शिफ्ट में से कुछ था, पता नहीं 12 मार्च, पता नहीं कौन सी शिफ्ट थी मेरी टफेस्ट थी। मैंने तो देखा था मैंने कि 8th टफेस्ट थी, पता नहीं कितनी थी, तो मेरे नंबर बढ़े थे कुछ उसमें, ये पता है मुझे। अब देखो, रीजनिंग मैंने मोस्टली लगा के ही सीखी है। एसटी दिए हैं मैंने, 2019 से लेके 24 तक के सारे एसटी लगाए हैं। तो रीजनिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी उसमें आपकी। कुछ सब्जेक्ट, कुछ पॉइंट रह जाएंगे जो याद नहीं होंगे, तो या फिर याद नहीं रहते हैं, तो उनको आपको लिख लेना है। कैसे लिख लेना है बताते हैं। ये वो परेशान करते थे मुझे, याद नहीं रहते थे, तो इनको लिख लिया है। बाकी ये सब फालतू है, इसे स्टार्टिंग में लिखा था, किसी मतलब का नहीं। ठीक है, उसको ध्यान भी नहीं देता हूँ उसमें मैं। कैलेंडर को आपको इस तरीके से, ये वाला जो तरीका होता है ना कैलेंडर डेट निकालने का, ये वाला सीखना है। इसमें टाइम कम लगता है, तो कोशिश करिए कि आसान क्वेश्चंस भी उस तरीके से किए जाएं जिस तरीके से टाइम उनमें कम से कम लगे। तो इस वाले तरीके से सीखना कैलेंडर। किसी दिन होगा तो मैं वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए कि ये वाला तरीका कैसे काम करता है। ये है कि जैसे कोई कोई आते हैं, क्वेश्चन आते थे बीच में आते हैं कि इस डेट को, अगर ये दिन था, तो इस डेट को क्या दिन होगा, तो उसमें क्या करता है, दोनों चेक करने पड़ते हैं कभी कभी। हालांकि मोस्टली अब क्वेश्चन वैसे आते हैं कि पहले वाला सही होता है, इस ट्रिक के हिसाब से भी सही होता है, लेकिन ये है कि टीचर सजेस्ट करते हैं कि आप दोनों चेक करें। तो जब आप दूसरे तरीके से लगाते हो इसको, तो उसमें टाइम जाता है, कभी कभी 1.5 मिनट चला जाता है। इस तरीके से करने में आपका 1 ही मिनट जाएगा, 1 मिनट के अंदर ही दोनों चेक हो जाएंगे। तो कोशिश करिए कि इस तरीके से सीखिए। 6420 वाली ट्रिक होती है। इसके वीडियो तमाम पड़े होंगे, नहीं तो मैं बना दूंगा, कमेंट कर देना अगर
नहीं ढूँढ पाओ तो कमेंट कर देना, तो बना दूँगा। नीड होगी तो बनाऊँगा, नहीं तो फालतू नहीं बनाऊँगा। रीजनिंग में नहीं भाई, मैंने कहा ऐसा कुछ रिवाइज़ नहीं किया है इसमें कि कुछ लिखना पड़ा हो मुझे। वो सब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप को आता है। ये एक पेज है, इसमें भी वही ट्रायंगल ट्रायंगल परेशान करते हैं मुझे, तो मैंने उसका डायरेक्ट मेथड लिख रखे हैं। इसमें क्या होता है, हालाँकि कुछ कुछ लोगों को तो ये रट चुके होंगे। अब मेरा पता नहीं क्या दिमाग ख़राब है मेरा, मुझे मैं भूल जाता हूँ। और ये क्यूब वाले ट्रिक भी लिख लेना शॉर्ट से करके, तो मैंने काफ़ी बड़ा लिखा है। अगर मैंने कायदे मुझे बीच में लाइन खींच के छोटा-छोटा लिखना चाहिए था। इस तरीके से लिख लेना है। समझदारी इसी में होती है कि आप बीच में लाइन खींचें और 2 हिस्से में करें, ठीक है? और अब देखो मैं काफ़ी एक बच्चे से बात हुई थी मेरी। बच्चे से क्या है कि वो स्टूडेंट था, एसएससी की तैयारी कर रहा था, उससे बात हुई थी तो वो बता रहा था कि मैथ में डर लगता है। मैथ लगाने में हमको डर लगता है। ठीक है? नंबर नहीं आते मैथ। तो जो मैं मेरे छोटा भाई है जिसका सिलेक्शन हुआ, तो उसे जो बताया मैंने आपको, उसने मुझे जब मैंने वो तैयारी कर रहा था 2 साल पहले से मेरे या 1 डेढ़ साल पहले से तैयारी कर रहा था, तो उसको पता था काफ़ी कुछ। तो मुझे डायरेक्शन मिल गया था, इसलिए मेरा सिलेक्शन 2 बार में हो गया। हालांकि मैं पढ़ने में बहुत टॉपर वॉपर नहीं रहा, मतलब इंटर वगैरह में तो ठीक ठाक नंबर आए थे, इंजीनियरिंग में अच्छे नंबर आए थे, पर ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पढ़ने में तेज़ था, क्योंकि देखो इंजीनियरिंग हुई थी मेरी 17 में, 2017 में। उसके बाद से मैं इन्फोसिस में जॉब करी थी मैंने, छोड़ के आ गया था कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई साउथ में, तो मैं आ गया था यहाँ पे। उसके बाद से मैं अपना बिज़नेस कर रहा था, तो मेरा 2 साल पहले ही पढ़ना चालू किया है मैंने। बीच में मेरी कोई पढ़ाई का कोई लिंक नहीं था मेरा। तो मेरी जॉब लगने का बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है वो मेरे भाई को, क्योंकि मैथ मेरी भी ख़राब थी भाई, और उसी ने सुधारी है मेरी। और ऐसा नहीं कि उसने मुझे पढ़ाया है, हम लोग डिस्कस करते थे आपस में। वो हमको ये बताता था कि किसी भी चीज़ को पढ़ने की स्मार्टेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है जिससे सबसे ज़्यादा टाइम बचेगा। तो उसने मुझे ये बताया, वो तुमको बता रहा हूँ मैं। उसने बताया कि होता क्या था कि मैं मॉक देता था, मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता था, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते थे, छूट जाते थे क्वेश्चन। तो उसने बताया भैया एक काम करो, 19 से लेके 24 तक की सारी एसटी लगा डालो मैथ की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लगा डालो। और भाई वो लगा लो, और मैं तुमको लिख के दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ, ये वो नहीं बोला, तो वो तो अपने बात खत्म कर दी उसकी लगाने के लिए बोल के। फिर मैंने इसको अप्लाई किया अपने डेली शेड्यूल में। मैंने 3 एसटी का टारगेट रखा कि मैं एक दिन में 3 एसटी लगाऊंगा, सुबह दोपहर शाम टाइप, या आप एक साथ बैठ के 3 लगा डालो। लगाने के बाद एनालाइज कर लो उसको। तो मैं क्या करता था फिर, 3 3 एसटी लगाता गया। नंबर खराब आ रहे थे स्टार्टिंग में, कोई बात नहीं, फिर भी लगाता गया। उससे क्या, फिर एनालाइज करता गया कि कौन सा क्वेश्चन शॉर्टेस्ट तरीका क्या है। जैसे टेक्स्ट बुक में क्या होता है, कभी कभी शॉर्टेस्ट तरीका लिखा होता है, कभी कभी नहीं लिखा होता है, तो उस क्वेश्चन का आपको सर्च कर लेना यूट्यूब पे। लेकिन इतना रखना है कि स्टार्टिंग में अगर आपकी रीजनिंग और मैथ खराब है, तो आपको 3 एसटी मैथ की लगानी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि क्या नंबर आ रहे हैं आपके। अगर मान लो जितने भी नंबर की होती है उससे आधे नंबर भी आ रहे हैं ना, तो भी आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? टाइमिंग का गेम सारा होता है। आधे नंबर आ रहे हैं स्टार्टिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है, वही 1 महीना जब बीत जाएगा तो वही नंबर आपके काफ़ी अच्छे सुधार हो जाएगा उसमें। सेम रीजनिंग, 3 मैथ की, 2 रीजनिंग की, बस इतना काम करना है आपको। ये 2 घंटे में आपको कर लेनी है, 2 घंटे में इसी लगा लेनी है, उनको एनालाइज कर लेना है। 2 ढाई घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा जितना लगता है आप उतना लगाइए स्टार्टिंग। वो आखिरी में आते आते टाइम अपने आप कम होता जाएगा। जो आप स्टार्टिंग में 4 घंटे चालू किए होगे, वही चीज़ आपकी खत्म हो जाएगी 20 मिनट, 1 घंटे में खत्म हो जाएगी, या 2 घंटे, 1 घंटा तो नहीं खत्म होगी, 20 मिनट का तो होता ही शायद। तो ये मान लो कि फिर भी मतलब 2 घंटे में काम खत्म हो जाए। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी किया है तो देखो, मैथ वगैरह का तो नहीं कह सकता, क्योंकि टाइम तो पढ़ने में देना पड़ेगा, उसमें वीडियो देखने पड़ेंगे। अगर लेक्चर नहीं देखे हैं आपने स्टार्टिंग से, आपको पता ही नहीं है कि सीआई का सॉल्व कैसे होता है, प्रैक्टिस क्या ही करोगे फिर। ठीक है? मैं ये सजेस्ट करूँगा कि भूतेश सर का ले लेना, डिसेंट पढ़ाते हैं वो, बढ़िया पढ़ाते हैं। ये देखो, तुमको तुमको जिससे बॉन्डिंग हो उसका ले लो, कुल मिला के तुमको पढ़ लेना है। जीके जीएस वगैरह में समय बचाना, जिस तरीके से बताया उस तरीके से पढ़ना, और समय मैथ और रीजनिंग को देना अपना। ठीक है? इंग्लिश में भी समय बचेगा आपको, जिस तरीके बताऊंगा उस तरीके समय बचेगा आपका। और अगर आप पढ़ चुके हो सब कुछ सिलेबस पहले, या आप रिपीटर हो, फिर तो आपको आधा तो पता ही होगा क्या करना है। मैथ की एसटी तो तब भी लगानी है आपको,
अगर आप रिपीटर भी हो तब भी आप एस टी लगाओ, ताकि आपकी मैथ में स्पीड बनी रहे, रीजनिंग में स्पीड बनी रहे। इंग्लिश की एस टी लगाने का कोई खास फ़ायदा होता नहीं है, बाकी लगाना चाहो तो लगा लेना। जी एस की एस टी पे हाथ मत डालना बिल्कुल। यही परमार सर के नोट्स निकालो, उनको रिवाइज कर लो, जयराम जी की हो गया, उससे ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करनी है। और करंट अफेयर पढ़ने का तरीका ये है, मैंने जो तरीका देखा, मतलब जो मेरे लिए काम किया, वो तो यही था कि मुझे लगता है मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने का स्टार्टिंग से कोई फ़ायदा होता नहीं करंट अफेयर्स को। ठीक है, बढ़िया यही होता है कि आप एग्ज़ाम के पहले 15-20 दिन आप करंट अफेयर्स का इंडोलॉगस वगैरह जो चैनल है, जी के ट्रिक्स वगैरह से आप देखना चालू कर दो। मंथली करंट अफेयर्स पिछले साल से, एक साल पहले से चालू कर दो, मतलब एक साल का फ्लो पूरा होना चाहिए आपका। अगर आप जनवरी में अगर आप बैठे हो तो पिछले जनवरी से करंट अफेयर्स पढ़ना चालू कर दो। एक महीने की एक वीडियो 1.5 घंटे की आती है, 1.5 घंटे की वीडियो देख देख के 12 दिन में 12 वीडियो खत्म हो जाएंगी। 20 दिन पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 12 वीडियो खत्म, 8 दिन बचे अब। 8 दिन में आपको क्या करना है, आपको उठाना है जो ईयरली वाले करंट अफेयर्स होते हैं, मैराथन होती हैं, उसको रिवाइज करना है। उसमें क्या होगा कि जो 12 महीने में हुआ होगा ना, उसमें जो सबसे मोटा मोटा इंपॉर्टेंट होगा वो बार बार रिवाइज होता जाएगा। हाँ, उसको देखना है आखिरी दिन तक। अब मान लो वो जो ईयरली वाला वीडियो मान लो 4 घंटे का है, तुमको क्या करना है, तुमको डेली 1 घंटे देखना है खाली बस। तो इस तरीके से वो वीडियो आपको 2 बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, मंथली तो आप देख ही चुके हो, आपने ईयरली 2 बार रिवाइज कर लिया, तो टोटल 3 बार रिवीजन हो गया आपका करंट अफेयर्स का 20 दिन के अंदर। और क्या चाहिए भाई, इतना ही चाहिए होता भाई। अभी भी अगर तुम नहीं कर पाओगे तो कोई भी नहीं कर पाएगा, फिर उसके लिए परेशान ना हो। ठीक है। और दूसरी बात देखो, ये परमार सर की किताब खरीदी थी मैंने, ठीक है, अच्छी खासी हालत में है, क्योंकि पढ़ा नहीं है इससे, मैंने नोट से ही है, जो जो उसमें ले ली थी बस ये। ठीक है, हालांकि इसका मुझे कोई बहुत खास फ़ायदा नहीं मिला, अभी तो नहीं मिला, लेकिन हो सकता है जब मैं आगे पढ़ाई करूँगा शायद ये काम आ जाएगी, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखी हैं। पर इसमें क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा है यार, और अपने नोट से पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आती है, तो अपने नोट से पढ़ा है। ये तो फैट में है ना, लिटिल बॉय ले लेना, लेकिन जैसे अगर आप लिटिल बॉय खरीद लोगे तो उसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें क्वेश्चन आंसर होता है, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो जीके में। जैसे अपने मान लो आप बायो पढ़ी है आपने, तो आपने बायो वाला सेक्शन ख़त्म कर लिया, एक दिन में नहीं होता है, टाइम देना पड़ेगा, ख़त्म कर लिया। आपने पॉलिटी पढ़ी, आपने पॉलिटी वाला सेक्शन ख़त्म कर लिया, तो जो उससे क्या होता है ना, इन डेप्थ जो पढ़ाई हो जाती है ना, वो याद ज़्यादा दिन तक रहती है। इसलिए आपको चाहे आप फैट मैन ना लो, लेकिन लिटिल बॉय लेना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन लगाना बहुत आराम रहता है, उस क्वेश्चन बढ़िया लगते हैं उसमें। इतना ही है भाई, इतना कर लो तो प्री आराम से निकल जाएगा। मेंस की बढ़िया तैयारी अभी चालू हो जाएगी आपकी फ्री के टाइम से। और जब मेंस आया आपको, तो आपको क्या करना है कि आपको इंग्लिश के लिए रानी मैम का बैच ले लेना है, मेंस बैच, प्रैक्टिस करने के लिए डेली। मैथ के लिए भूतेश सर का बैच ले लेना है, डेली प्रैक्टिस करने के लिए। और अगर आप मैथ का बैच नहीं लेना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एस टी लगाओ। एस टी लगाना चालू करो, जितने फ्री मॉक आते हैं, मॉक टेस्ट आते हैं, ऑलिव बोर्ड का आता है, रिपीटर्स का आता है, किसी का भी आता है, डजेंट मैटर कि कितना कठिन आता है। जैसे आरबीई का मॉक क्या होते हैं, आरबीई के मॉक बहुत कठिन होते हैं, उनमें नंबर लाना बहुत मुश्किल होता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ परसेंटाइल देखना है भाई साहब, आपको नंबर नहीं देखने हैं। आप देखो क्या आपका परसेंटाइल 90 के ऊपर है। अगर आपका परसेंटाइल 90 के ऊपर है, इसका मतलब आप बढ़िया कर रहे हो। ठीक है, अब मेरा परसेंटाइल 96 के आसपास रहता है, एक का दुक्का में कभी बढ़ गया होगा, मोस्टली 96 के आसपास रहता है, 95, कभी 90, 89 भी आ जाता है, कोई कोई गम नहीं होता मुझे। जब क्वेश्चन बहुत कठिन होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि दिमाग बहुत, जैसे आरबीई के मॉक में क्या होता है कि दिमाग को आपको प्रेशर सिखाना हो कि प्रेशर कैसे लिया जाता है, तो आप आरबीई के मॉक लगाओ। अगर आपको फ्री माइंड से मॉक देना है, आप टेक्स्ट बुक के मॉक लगाओ। मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप कॉम्बिनेशन मॉक लगाओ, आप टेस्ट रैंकिंग के भी लगाओ, आप टेक्स्ट बुक के भी लगाओ, आप ऑलिव बोर्ड के भी लगाओ, आप द पंडित्स के भी लगाओ, आप आरबीई के भी लगाओ, और कोई भी हो उसको भी धर लो, सबके लगाओ। डेली मेंस के टाइम तो कम से कम डेली आपको सुबह शाम एक एक मॉक देना है, कम से कम। एग्ज़ाम ख़त्म होने से, एग्ज़ाम आने के 3 दिन पहले आपको मॉक लगाना बंद करना है, बस खाली रिवीजन के लिए। 3 दिन पहले आपको मॉक नहीं लगाने। जब तक एग्ज़ाम आ ना जाए खोपड़ी, जब तक आपका एडमिट कार्ड ना आ जाए, तब तक आपको दिन में 2 मॉक लगाने हैं मेंस में। और यही काम आपको प्री में करना है, प्री खत्म चालू होने के 1 महीना पहले ये आपको काम करना है, इतना समझ लीजिए।
इतना कर लो कि भाई हो सकता है तुम्हारा पहली बार में सिलेक्शन हो जाए, अगर आप तुम इसको एज इट इज़ फॉलो कर पाओगे। रिपीटर हो तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, अब कोई एसएससी में कुछ कांड कर दे, वो उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता भाई, ना तुम्हारे सही तरीके से पढ़ने की जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं सिर्फ अपने कंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि अगर फॉलो करोगे तो मेरा हो गया है, तो हो सकता है तुम्हारा भी हो जाए। पूरा फॉलो करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। एसएससी वाले कोई कांड कर दे भाई, तो उसकी जयराम जी की हो जाने, उनको काम जाने। ठीक है, बाकी मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कभी एसएससी के भरोसे मत बैठो। एसएससी का फॉर्म भरो, रेलवे का फॉर्म भी भरो, पेट का एग्ज़ाम भी दो, लेखपाल भी दो, आरओ भी बैठो, यूपीएसआई में भी बैठो। इतना जान लो कि इतना पढ़ लोगे तो कोई किसी ना किसी में हो जाएगा। कोई बच्चा ऐसा नहीं होता है जो सिलेक्शन के काबिल नहीं होता है, ये जान लो। अगर समय दे दोगे तो हो जाएगा। वो टी ट्रिपल एस बी में मेरा भाई ऑल इंडिया रैंक 1 है, 180 नंबर हैं उसके। डी ट्रिपल एस बी में आईआईबी का फॉर्म भी दिया उसने। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का भी भरा हम लोगों ने साथ में। मैं टाइपिंग में बाहर हो गया था, नहीं तो मेरा उसमें भी शायद निकल जाता, शायद निकल जाता। ठीक है, तो ये सब में भरे फॉर्म सारे भरो, एसएससी के भरोसे मत बैठो। हो जाता है बहुत बढ़िया एसएससी में, नहीं तो रेलवे में हो जाएगा। रेलवे के एग्ज़ाम हलवा आ रहे हैं आजकल। ठीक है, करंट अफेयर जिनकी अच्छी है उनके एक मस्त नंबर आते हैं। ठीक है, मेरी करंट अफेयर बहुत अच्छी नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा इनपुट नहीं दिया करंट अफेयर्स में, तो मेरे नंबर वहाँ करंट अफेयर थोड़े कट जाते हैं। मैथ में नंबर नहीं कटते मेरे कहीं। रेलवे के हलवा पेपर आता है एकदम भाई। देखो एग्ज़ाम उठा के तो देखो, शर्म आ जाएगी तुमको, तुम कहोगे तो आराम से लगा लोगे। प्री एसएससी के प्री से हल्का पेपर आता है, और क्या चाहिए तुमको सिलेक्शन के लिए। करो, तैयारी करो। मैं तो दे नहीं रहा भाई, मैं तो फ्री हूँ, मेरा तो हो गया सिलेक्शन। जयराम जी की अपना दूसरी तैयारी करेंगे अपनी, मेन अपना जिसमें जाना है उसकी तैयारी करूँगा। आप लोगों को हेल्प चाहिए होती है तो आप कर सकते हो, मतलब मैसेज कर, कमेंट कर सकते हो मुझे कि जय हिंद जय भारत। कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप नहीं, क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में छोड़ देना अपना।